नमस्कार, मैं उमंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। भादरा ही नहीं, पूरे भारत की राजनीति में कई बदलाव पिछले कुछ दिनों में देखने मिले हैं और खास तौर पर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में जिक्र करें तो बहुत सी चीजें बदली है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करें तो राजस्थान पहुंच चुकी है। राजस्थान में सरदार शहर में उपचुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस ने भारी मतों से एक प्रकार से जीत हासिल की और 4 साल, आज कल 11 दिसंबर थी, 4 साल पूरे हुए हैं चुनाव के परिणाम को आए हुए। इन 4 सालों में क्या कुछ उपलब्धियां रही है राजस्थान सरकार की। हिमाचल प्रदेश में भी राजस्थान की तरह उपचुनाव की तरह वहां पर एक प्रकार से 40 सीटें जीत कर वापसी की है कांग्रेस ने सरकार में। वहीं पर गुजरात में बहुत भयंकर हार हुई है कांग्रेस की, कह सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीटें थी, इस बार 20 पर सिमट गई। एमसीडी के चुनाव में एक प्रकार से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। भादरा में जयदीप डुड्डी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बहुत सी चीजें उठापटक हुई। इन तमाम चीजों पर हम एक प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट रविंद्र मोटसरा, उनसे चर्चा करेंगे तमाम पहलुओं पर कि वो क्या राय रखते हैं इन चीजों पर। मोटसरा जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका बहुत दिनों के बाद। धन्यवाद। काफी दिनों बाद में आपके चैनल के माध्यम से लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। 4 साल पूरे हुए हैं एक प्रकार से। हालांकि कांग्रेस का शपथ 17 दिसंबर को हुआ था शायद, और आज 11 दिसंबर को 4 साल हो चुके चुनाव को, रिजल्ट को। 4 साल में क्या बड़ी उपलब्धि आप राजस्थान में मानते हैं, और क्या सरदार शहर के उपचुनाव में जो जीत मिली आपको, और खास तौर पर जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सिर्फ एक उपचुनाव आपने लूज किया है, बाकी तमाम उपचुनाव में कांग्रेस जीती है राजस्थान में, तो ये क्या इशारा कर रहा है? ये देखिए, कांग्रेस की जो लोकप्रिय और जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनका एक प्रकार से अनुमोदन किया है उपचुनावों में जनता ने, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के प्रति जनता का रुझान बदस्तूर कायम है। जैसा आज से 4 साल पहले था, उतना ही रुझान कांग्रेस की तरफ आज भी आम लोगों का है। और उसका कारण भी है कि कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र थे उसके मैक्सिमम वादे पूरे करने की कोशिश की, और बाकी पर अभी भी काम चल रहा है। और 1 साल का समय हमारे पास और है। बहुत सारी, अब एक स्टेटमेंट आ जाता है नेताओं का, हमारे बीजेपी के साथी होते हैं, खुद के स्टेट्स में तो कहते हैं कि हमारी फलानी योजना पाइपलाइन में है, हमारी ढीमकी योजना पाइपलाइन में है, और फिर लास्ट में उनके यूं करते करते कार्यकाल को अपना पूरा कर जाते हैं, पाइपलाइन से बाहर कोई योजना निकलती नहीं। जबकि हमने जो घोषणाएं की, जो योजनाएं हमने स्टार्ट की, उनको पूरा करने का भी काम किया है। चाहे वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, हमारे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, और इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, इतने मतलब क्या लोग उत्साह के साथ उनमें बच्चों को प्रवेश दिला रहे हैं, और अनेकों जगह पर कार्य करना शुरू कर चुके हैं। ये बच्चों के प्रति जैसे बाल गोपाल योजना लेकर के आए थे, कुछ बातें गिनाने के लिए और हल्ला मचाने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ग्राउंड पर जो काम करने का काम है, एक एक नब्ज को समझना, मतलब कि जनता की आवश्यकता क्या है, वो काम कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कर सकती। हम नहीं कहते कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी नहीं है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, जरूर है। लोग पूछते हैं कांग्रेस को वोट क्यों दिया जाए, क्योंकि हम आम आदमी, हम कहते हैं ना कि देश के डीएनए में कांग्रेस है, वो हम इसलिए कहते हैं कि हर आदमी की आवश्यकता को हम जानते हैं। अब एक छोटी सी योजना है बाल गोपाल योजना, जिसमें हम मतलब हफ्ते में 2 बार बच्चों को दूध अवेलेबल करवा रहे हैं। आज से पहले किसी ने ये चीज नहीं सोची होगी। मिड डे मील के अंदर जो हमने सुधार किया, ये बातें बोलनी तो आसान है, कोई भी बोल देगा हमने ये किया वो किया। आप पत्रकार हैं, आप जाके किसी भी स्कूल में चेक कर सकते हैं दोपहर के समय भी एक मिड डे मील की क्वालिटी बीजेपी के टाइम में क्या थी और आज के दिन मिड डे मील की क्वालिटी क्या है। इसके अतिरिक्त भी योजनाओं को तो लाने में हमने कहीं कोई कसर छोड़ी ही नहीं। आप चिरंजीवी योजना को देख पा रहे हैं। चिरंजीवी योजना से लोग एक तरीके से भयमुक्त तरीके से, जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में लोग, हमने बहुत सारे हमारे साथियों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे प्रवासियों को खोया, और उसके बाद में भी पोस्ट कोरोना भी एक खतरनाक चीज थी। कोरोना से भी ज्यादा उसके मतलब क्या आफ्टर मैथ देखने को मिले, लोगों का स्वास्थ्य बड़ा मतलब क्या है खराब रहा, और उसके ऊपर इलाज के ऊपर बड़े पैसे लगने की संभावना थी। लेकिन हमने चिरंजीवी मॉडल जो है इतना बढ़िया तरीके से लागू किया कि उसके मार्फत हमने प्राइवेट अस्पतालों तक में उसके मतलब के नोडल सेंटर बनाए। अब कोई व्यक्ति बीमार होने से भयभीत नहीं है। हम चाहते हैं लोक स्वास्थ्य अच्छा रहे, और लोक स्वास्थ्य सुधरा भी है चिकित्सा क्षेत्र में की गई मतलब कल्याणकारी योजनाओं की वजह से। लेकिन फिर भी किसी भाई के अगर तबीयत बिगड़ती है तो आज वो व्यक्ति चिंतित नहीं है, क्योंकि आपको बड़े से बड़े ऑपरेशन, बड़ी से बड़ी जान से लोगों की एलर्जी हो जाती है। फिर वही बात भी कहने को बड़ी बड़ी बातें कोई कर सकता है, लेकिन एक चीज है भी जनता की नब्ज को हम समझते हैं। जैसे आपको एक छोटी मोटी एलर्जी, जैसे आज के दिन वातावरण प्रदूषण युक्त होता है, और एलर्जी जो है हर तीसरे आदमी को एलर्जी मिलेगी।
किसी किसी को डस्ट की मिलेगी, किसी को ठंड की मिलेगी, किसी को ओस की मिलेगी। और आप और मैं मंदरूप जी जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, देश में बड़ा तबका मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों का है, तो वो व्यक्ति एलर्जन टेस्ट नहीं करवा सकता। उसको सारी उम्र पता ही नहीं लग पाता ऑथेंटिक रूप से कि आपको एलर्जी किस चीज की है। आप चिरंजीवी में बीमा करवाइए, चिरंजीवी में बीमा करवाइए और जयपुर जा करके सरकारी अस्पताल में आप 4200 रुपए वाला एलर्जन टेस्ट अपना निःशुल्क करवाइए। आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि आपकी फला चीज की आपकी एलर्जी है और आपको इस चीज से बचाव करने की आवश्यकता है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा कदम है, इसको सोच के इसका इम्पैक्ट देखिए। आप घोषणा मत देखिए, इम्प्लीमेंटेशन मत देखिए, कांग्रेस मत देखिए, लेकिन इसका प्रभाव देखिए आप। तो आपको लगता है कि ये जो उपचुनाव में सरदार शहर में आपकी जीत हुई है, ये एक प्रकार से इशारा कर रही है कि जो कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां थी, योजनाएं थी, उन पर जनता मोहर लगा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कारण हो सकता है? वहां आप देखिए अशोक पिंचा थे। अशोक पिंचा को मैं एक संघर्षशील व्यक्ति मानता हूँ कि भंवरलाल शर्मा अगर सीएम नहीं थे तो किसी भी तरीके से सीएम से कम नहीं थे। यानी टॉप 5 की लीडरशिप अगर गिनती की जाए कांग्रेस के अंदर तो भंवरलाल शर्मा हमेशा से उसके अंदर रहे। उस व्यक्ति के सामने अशोक पिंचा चुनाव लड़ते आए हैं हमेशा, और एक बार विधायक भी रहे हैं सरदार शहर से। तो कोई लड़का कैंडिडेट नहीं था बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का पूरा मतलब क्या है कि लावो लवाजम वहां पर सरदार शहर में टिका हुआ था अनिल शर्मा को चुनाव हराने के लिए, जबकि हमारे किसी बड़े नेता के वहां दौरे नहीं हुए डोटासरा जी को छोड़ करके। उसके बावजूद हमने वहां विजय प्राप्त की है। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस की लोक कल्याणकारी नीतियों का अनुमोदन है जनता के द्वारा। गुजरात में आपको एक बड़ा सेटबैक लगा। पिछला जो विधानसभा चुनाव था, बहुत कड़े एक प्रकार से संघर्ष किया, आप 77 सीटों तक पहुंचे, बीजेपी को 99 सीटें वहां पर थी, महज 22 सीट आप पीछे थे। इस बार सुनने में आया कि एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ेगी बीजेपी पर और कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर चुनाव लड़ा ही नहीं। ऐसा लगा ही नहीं कि कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा। आप भारत जोड़ो यात्रा को एक प्रकार से साबित करने में लग गए कि ये यात्रा भारत का नक्शा बदल देगी, लेकिन गुजरात पर आप इतना ध्यान क्यों नहीं दे पाए? क्या आम आदमी पार्टी जहां जहां जा रही है वहां वहां कांग्रेस बैकफुट पर आ रही है? कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी ध्रुवीकरण कर देगी वोटों का, इसके कारण आप पूरा एक प्रकार से चुनाव में अपनी जो जान झोंक नहीं पाते हैं, ऐसा हमें लगा। देखिए, पहले तो मैं ये साफ कर देता हूँ आपको भी और सभी दर्शकों को भी कि भारत जोड़ो यात्रा का किसी राज्य के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग कंसेप्ट है और वो अपने हिसाब से पूरी सफलता पूर्वक चल रहा है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां से हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, और कई बार सच्चाई को व्यक्ति को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी मंच पर बोल रहे हो, आपको बेवजह की झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो गुजरात, जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का स्टेट तो है ही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर सब कुछ सही चल रहा है। वहां बहुत स्थितियां बुरी थी। आपने मतलब ऐसा कहा जाता है अक्सर कि मीडिया ज्यादातर जो है वो बीजेपी के पक्ष में सेट है, मेन स्ट्रीम मीडिया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम पर्दों के बावजूद ये चीज वहां से बार बार उभर के सामने आ रही थी कि रोजगार की समस्या वहां है और मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, पानी और बिजली की समस्याएं भी गुजरात में हैं। अच्छा, बड़े लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी समस्याएं मोरवी वाली घटना से इनकी उभर के सामने आ गई। ये भ्रष्टाचार की समस्या भी वहां है, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले रिपेयर हुआ पुल करोड़ों की लागत से, और वो पुल टूट गया और टूटने के बाद में वहां 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी वहां सत्ता में आई है तो स्पष्ट ही है कि कांग्रेस ने वहां मेहनत पूरी नहीं की होगी। तो इस बात को तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि कांग्रेस ने वहां मेहनत नहीं की है। एक विचार बनता है भी कांग्रेस ने ढंग से मेहनत नहीं की, इन कमियों का लाभ नहीं उठा पाए। हुआ क्या कि कई बार व्यक्ति और पार्टियां निर्णय लेती हैं, वो निर्णय उतने लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाते। पिछला चुनाव था, उसमें कांग्रेस ने जबरदस्त संघर्ष किया था अर्जुन मोढवाडिया के नेतृत्व में। अर्जुन मोढवाडिया बड़े जुझारू नेता हैं, इस बार फिर से विधानसभा पहुंच गए हैं। वो जिग्नेश मेवानी फिर से विधानसभा पहुंच गए हैं। तो अर्जुन मोढवाडिया जो हैं वो अनुभवी थे, और अनुभवी होने के साथ साथ ऊर्जावान थे। हमारे यहाँ हार्दिक पटेल जो थे, कांग्रेस में हमने शामिल किया और वो कांग्रेस के साथ चल रहे थे, काम कर रहे थे। फिर क्या परिस्थितियां रही, कैसा दबाव उनके ऊपर आया, किस तरीके से उनको मैनेज किया गया, जिनको देशद्रोही तक कहते थे, जिनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी बीजेपी ने। वीडियो भी वायरल हाँ,
और उनके वीडियो वगैरह भी वायरल थे, तब हम हार्दिक पटेल का बचाव करते रहे और बीजेपी लगातार एक छोर से उन पर आक्रमण करती रही और उनको मतलब क्या है कि एक ही सेडिशन के चार्ज लगा करके, राजद्रोह के चार्ज लगा करके कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल दोनों पर लगे थे। कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ने से किसी ने रोका नहीं, लेकिन हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल को ये लगा होगा कि अब जो इतनी मतलब शक्तिशाली सत्ता है उसके सामने शायद हम खड़े रह करके संघर्ष न कर पाए और राजनीति में आगे बढ़ने में हमें समय ज्यादा लग रहा है, तो वो बीजेपी की तरफ चले गए। और वो गए ऐसे अवसर पर कि वो एक खालिस्तान सा पैदा हो गया, क्योंकि जहाँ के वो प्रभारी थे, जो सीटें उनको देखनी थी, उन सीटों में एक बड़ी समस्या आ गई अचानक से। और दूसरी बात ये हुई कि आम आदमी पार्टी का जो डिजाइन किया गया है, जो रचना की गई है, वो इस प्रकार से की गई है कि उनका मुख्य उद्देश्य है बीजेपी को हराना, कभी रहा ही नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य तो वोट कटवा पार्टी के रूप में मतलब क्या है कि आगे बढ़ना। जहां बीजेपी से जनता बिल्कुल इस तक नाराज होकर के चली जाती है कि वहां वो दूसरे विकल्प की तरफ बढ़ने लगती है, तो वहां एक अपनी पसंद का विकल्प उपलब्ध कराने का काम में, यानी बीजेपी की पसंद का विकल्प उपलब्ध कराने का काम जो है अरविंद केजरीवाल करता है, उनकी आम आदमी पार्टी करता है। उनके वक्तव्य आप उठा के देख लीजिए, यानी झूठ बोलने की जो शक्ति है उनकी लगभग बीजेपी के बराबर है। निरंतर झूठ में लोगों को फंसाए रखा है और उस झूठ के सारे एमसीडी चुनाव भी वो जीतने में अब की बार कामयाब हो गए हैं। दिल्ली में तो जीतते ही आ रहे हैं 2 बार से, और इस बार एमसीडी चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल कर ली। आपके खूब सारे वोट भी तकरीबन 12% वोट गुजरात में उन्होंने ले लिए, जो एक प्रकार से कांग्रेस का वोट बैंक था वो फिसल गया। और ये शायद आपको अगले चुनाव के लिए भी अब तैयार रहना पड़ेगा। जो राजस्थान में अगले साल चुनाव होने हैं, त्रिपुरा में इसी साल चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी जाएगी। क्या विपक्ष को जरूरी है कि एक एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हों, या विपक्ष इसी प्रकार से अलग अलग लड़ेगा? तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी जहां पर एक प्रकार से मजबूत पोजीशन में है, वहां पर तो वो और ज्यादा मजबूत होगी? इसका मतलब ये है। देखिए, जहाँ एक से अधिक पक्ष होते हैं तो उनकी एकजुटता के बारे में तो राजनीति में आप मोटा मोटी भूल ही जाइए। ये सब चीजें सामूहिक होती हैं। यही जो संगठन आज विपक्ष की एकता की बात करते हैं, इनमें से अधिकतर संगठन है, आप पीछे थोड़ी सी पीछे नजर डालेंगे तो 2003 तक ये बीजेपी के साथ मिलकर के ऐसी बातें करते थे कि कांग्रेस को उखाड़ना है। और इनमें से आज जो ज्यादातर संगठन है वो उस समय बीजेपी के एनडीए में हुआ करते थे। आज वो यूपीए के साथ आने की बात कर रहे हैं या कोई तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनकी कामयाबी पर संदेह सा रहता है। क्योंकि रामो वामो की एक बार सरकार बनी थी, राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा, जो कि बिल्कुल अपोजिट विचारधाराएं थी। राष्ट्रीय मोर्चा यानी कि राइट विंग, वाम मोर्चा यानी कि लेफ्ट विंग। इन्होंने मिलकर के एक सरकार बना ली। वो सरकार 3 प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद भी चल नहीं पाई 2 साल से ज्यादा। तो इस प्रकार की एकता में मुझे तो संदेह रहता है कि विपक्ष को एकजुट हो। अगर किसी को मुकाबला करना ही है तो खुद को सशक्त करना होगा, और उसमें हम ये बहानेबाजी नहीं तलाश सकते कि वहां पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई तो इसलिए हमारा वोट बैंक बंट गया, या हम ये बहाने नहीं तलाश सकते कि वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंच गए अपनी MIM लेके, इस वजह से हमारा वोट कट गया। तो आप उपाय कीजिए ना इन वोटों को कटने का, किसी ने रोक थोड़ी रखा है। जब बीजेपी मतलब राइट विंग के वोटरों को लगातार 8 साल से ज्यादा कन्विंस रख सकती है बिना किसी बड़ी उपलब्धि के, तो आपके साथ ऐसा क्या गलत है, क्या कमी है कि आप अपने मतदाताओं को, या जो सेकुलर विचारधारा के मत हैं, जो मतलब क्या है कि अतिवाद को पसंद नहीं करते, चरमवाद को पसंद नहीं करते, रेडिकलिज्म को पसंद नहीं करते, उन मतदाताओं को आप अकेले एक साथ क्यों नहीं ला पा रहे हैं? तो ये बात सोचने की है। अब हम भारत जोड़ो यात्रा पर आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के बाद राजस्थान पहुंची, और राजस्थान तकरीबन 15 दिनों से ज्यादा यहाँ पर रहेगी भी, अभी चल भी रही है। जिस प्रकार से लोग उमड़ रहे हैं, कोटा में हमने देखा स्टूडेंट्स राहुल गांधी के लिए एक प्रकार से आतुर थे उनसे मिलने के लिए। बूंदी में आज मौजूद है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। क्या इसका प्रभाव रहेगा? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो एक प्रकार से ये गैर राजनीतिक यात्रा है। राजनीति में कुछ गैर राजनीतिक होता ही नहीं, एक बात तो ये क्लियर है। लेकिन क्या राहुल गांधी की ये स्पष्ट बातें लोगों के दिलों में छाप छोड़ पाएंगी? वो हर चीज में कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करता, हर चीज राजनीति के लिए नहीं होती। लेकिन जब आप इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, जब आप देश के आधी आबादी का एक प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व करती है, इसमें कोई मीन मेक नहीं है, फिर ये बात कहना आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं राहुल गांधी खुद की छवि राजनीतिक के रूप में खुद ही नहीं उभारना चाह रहे हैं?
देखिए, राहुल गांधी की जो छवि है वो सभी जानते हैं, उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। राहुल गांधी की जो वास्तविक छवि है उसको धूमिल करने के लिए एक बहुत बड़ी यूनिट संभवतः विश्व की सबसे महंगी पीआर एजेंसी 24 घंटे काम करती है, 24/7 काम करती है, तब जाकर के ये कहने का साहस विपक्षी पार्टी जुटा पाती है कि राहुल गांधी को हम गंभीरता से नहीं लेते, जो कि एक प्योर झूठ है। राहुल गांधी थोड़ी सी देर में यूं कह दे कि नीम के पत्ते पीले हैं तो उसके ऊपर इनके केंद्रीय मंत्रियों के स्टेटमेंट आने शुरू हो जाते हैं अगली 10 मिनट के अंदर, अलग अलग चैनल को बुलाने के लिए। जबकि नीम के पत्ते पीले हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने नीम के पत्ते पीले बताए हैं तो मतलब क्या है कि इनका जो एक विदूषक है, सोड मान लो उनको, संबित पात्रा से शुरू होकर के इनके राजीव प्रताप रूडी, राजीव रंजन, पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं, स्मृति ईरानी तक आती हैं, जिनको खुद को तो कोई प्रश्न पूछा जाए जवाब कुछ देती है। उनसे कोई पूछने जाता है कि आपकी बेटी गोवा में बाहर चलाती है, कि मेरी 18 साल की बेटी पढ़ती है। अरे पढ़ने वाला आदमी बाहर नहीं चला सकता क्या? तो इस प्रकार के लोग हैं, लेकिन इन्होंने खूब मेहनत की है राहुल गांधी की छवि मतलब क्या है कि वास्तविक छवि लोगों से छिपा लेने की और एक नई घड़ी हुई छवि को लोगों के सामने रखने की, जिसमें राहुल गांधी की छवि है एक मूर्ख नेता की, एक बेवकूफ नेता की। लेकिन ये अब तक सफल नहीं हो पाए। सारा सिस्टम इनके हाथ में आ जाने के बाद में भी अब तक इनको इस बात में सफलता नहीं मिली है। अभी भी राहुल गांधी से देश के लोग प्यार करते हैं, राहुल गांधी को लोग पसंद करते हैं। देख रहे हैं कि सड़क के ऊपर चलते राहुल गांधी के पीछे भाग भाग करके लोग गले मिल रहे हैं उससे। और युवा वर्ग में तो विशेष रूप से रुझान है राहुल गांधी के प्रति। राहुल गांधी की जो कमी है वो ये नहीं है कि वो राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रहे या अपनी खुद की छवि को उभारने की कोशिश नहीं कर रहे। उनकी जो होता है एक आदर्श राज्य की कल्पना, मान लो आप, यूटोपियन स्टेट कहते हैं इस प्रकार के। मैंने कई अंग्रेजी राइटर्स के नॉवल वगैरह पढ़े हैं, तो उसमें सब कुछ आदर्शवादी होता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो आदर्शवादी है, जनता है तो आदर्शवादी है, और वहां का लीडर है तो वो आदर्शवादी है। तो एक यूटोपियन लीडर जैसे विचार व्यक्त कर देते हैं। जबकि आज देश में जो राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं घाघपने की राजनीति चल रही है, जिसको कि हम एक असंसदीय शब्द के माध्यम से व्यक्त करें, कमीनेपन की राजनीति चल रही है। उस राजनीति में राहुल गांधी फिट नहीं हो पा रहा है। भारतीय जोड़ो यात्रा, चलो राजनीतिक कुछ लाभ लेने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। उन सभी तमाम राज्यों से गुजरी है जहां आगे लंबे टाइम तक कोई चुनाव तक नहीं है। राजस्थान में भी चुनाव के 12 महीने पड़े हैं, ये तो चलो, और राजस्थान पूरे स्टेट से नहीं गुजर रही। राजनीतिक यात्राएं जो होती हैं वो लगभग सभी जिलों को कवर न करके तो उस राज्य के तमाम संभागों को तो कवर करती है। लेकिन ये क्या है कि जो हरियाणा के रास्ते में जो जिले आ रहे हैं हमारे, झालावाड़ वगैरह, उनमें से ही गुजर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर के आए हैं। इससे हुआ ये है कि एक तो लोग जान पाए अकेले राहुल गांधी नहीं चल रहे, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप चल रही है, साथ साथ यात्रा कर रही है। चाहे कन्हैया कुमार हो, उसमें सभी लोग चल रहे हैं, तमाम लोग चल रहे हैं। लोगों को देखने को मिल रहा है कि इनका किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार का आचरण है। तो क्या है कि राजनीति तो एक्सपोजर की चीज है। जनता के बीच में जितना ज्यादा आप एक्सपोज हो सके, जनता को अपने बारे में बता सके, और जनता खुद आपका अनुमान लगा लेती है। तो वो एक उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा का भी है। और भारत जोड़ो यात्रा तमाम राज्यों से गुजरी है, तमाम संस्कृति के लोगों से मिली है। तो पता ये लगता है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस बहुत पिछड़ गई। यानी आज हम देखें, राजीव गांधी के टाइम से लेकर के आज तुलना करें, राजीव गांधी के टाइम जो स्टेट थे वो, उनमें से कुछ स्टेट हमने 2004 से लेकर 14 के बीच में केंद्र में सत्ता में रहते हुए भी गवा दिए थे। लेकिन देखने को ये मिला है कि आम लोग जो हैं वो अभी भी कांग्रेस से और मतलब क्या है, क्या प्रभावित हैं, कांग्रेस के साथ लगाव महसूस करते हैं। ये एक अलग बात है कि उनको बीजेपी को हराने के लिए वहां प्रॉपर विकल्प कांग्रेस नहीं लगती तो दूसरे विकल्पों की तरफ खिसक जाते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा देखकर ये संतुष्टि हुई कि अभी भी गांधीवाद को पसंद करने वाले लोग देश के कोने कोने में मौजूद हैं। चलिए, हम अब भारत जोड़ो यात्रा से भादरा की राजनीति पर आते हैं। भादरा की राजनीति में बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। लोग अल्टा पलटी एक प्रकार से शुरू हो चुकी है, सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है यहाँ पर 2023 के चुनाव की। कांग्रेस की तरफ कोई रहेगा या नहीं? आप देखिए, एसपी सिंह जो भड़िया परिवार से माने जाते हैं, वो कांग्रेसी नेता थे, लेकिन वो अब शायद अगले महीने ही बीजेपी में चले जाएं। जयदीप डुड्डी बीजेपी में जा ही चुके हैं, संजीव बेनीवाल खुद ही बीजेपी में मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस का क्या रहने वाला है यहाँ पर? देखिए, भादरा की राजनीति दिलचस्प नहीं, हास्यास्पद होती जा रही है और बड़ी हंसी सी आ रही है। और कांग्रेस कभी किसी परिवार की मोहताज नहीं थी भादरा में। भादरा में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो कभी कांग्रेस में ना रहा हो। चौधरी ज्ञान सिंह जी,
उनको प्रकृति अच्छा स्वास्थ्य से वो अभी भी भादरा में ही है। वो कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर बिना कांग्रेस भी हुए। वो डूडी परिवार जो है बढ़िया परिवार, कभी ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ही रहा हो। बढ़िया परिवार, कांग्रेस ही टू निर्दलीय। हाँ, तो चुनाव लड़ने से कोई कांग्रेस ही थोड़ी हो जाता है। चुनाव तो पता नहीं कौन कौन कांग्रेस से लड़ गए और कौन कौन बीजेपी से लड़ रहे हैं। मेरा बड़ा भाई अभिषेक मटोरिया, मुझसे कोई 2 साल ही बड़ा है, वो हम उसको बधाई देने गए थे राउत सर का चेयरमैन बनने पर। कांग्रेस के सिंबल पर चेयरमैन बने थे वो, और उसके थोड़े दिन बाद बीजेपी में चले गए। तो उनको कौन सा परिवार मानोगे आप? तो अब वो कहने को कहते हम तो भाजपा ही परिवार हैं। हमारे यहाँ कुछ पत्रकार साथी भी फिर रहे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो संघी हैं, जबकि उनको ये नहीं पता भादरा में क्लास कहाँ लगती है संघ की, और बीजेपी में रहते हैं, घोषित रूप से बीजेपी में है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई परिवार नहीं होता। और भादरा कांग्रेस किसी नेता की मोहताज नहीं है, हम हैं और हम रहेंगे। एटलीस्ट ये तो आपको एक प्रकार से अब पता चला कि आप ही हैं या दयानंद जी बेरवाल। सिर्फ 2 ही नाम दिखते हैं जो कांग्रेस में मजबूती से खड़े हैं, बाकी लोग तो सब इधर उधर, कोई सत्ता के साथ चला जाता है, कोई सत्ता के विपक्ष में चला जाता है। वो देखिए, उनकी हर व्यक्ति का एक राजनीतिक ट्रैक होता है। कुछ नेता बहुत प्रतिभाशाली थे हमारे साथ के, उन्होंने दूसरे नंबर पर रहना स्वीकार किया अलग अलग दलों में, क्योंकि उनको पता था अभी बड़ी वाली लड़ाई हमसे पार नहीं पड़ेगी और दूसरे वाली नंबर की लड़ाई हम छोड़ देंगे तो अपना जीवन हमेशा ही इन्हीं एसडीएम कोर्ट और ज्ञापनों के बीच में घूमता रह जाएगा। हम थोड़े से उद्दंड किस्म के हैं, तो हम इस तथ्य को हमने अभी स्वीकार नहीं किया कि हम किसी दूसरे को नेता स्वीकार करेंगे और खुद दूसरे नंबर पर रहेंगे, तो इसलिए हम किसी नंबर पर नहीं रह पाते। बाकी हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कांग्रेस का तो यहाँ कोई नाम लेने वाला ही नहीं बचेगा। कांग्रेस का मेला बराबर मांड देंगे, कोई किसी पार्टी में चला जाए भले। पिछले कुछ दिनों से जन आक्रोश यात्रा को हम बड़ी गहराई से देख रहे हैं। गांव में लोग आ नहीं रहे जन आक्रोश यात्रा में। क्या संजीव बेनीवाल जी की ये प्लानिंग का हिस्सा है? क्योंकि संजीव बेनीवाल जी ऐसे नेता है जो हर गांव में चाहें तो वो सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे कर सकते हैं। उनकी कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम है, कैडर बेस संजीव बेनीवाल का कद है। लेकिन वो अपने इन जन आक्रोश यात्रा में किसी भी गांव में आप जाएं, कोई बड़े गांव को छोड़ दें, तो 50-60 से ज्यादा संख्या में कहीं पर लोग दिखे नहीं। क्या कोई प्लानिंग है कि पलटी मारने वाले हैं, जिस प्रकार से भादरा की राजनीतिक भाषा में यूज हो रहा है कि अब बीजेपी में लोग ज्यादा भर्ती हो गए तो कांग्रेस का खाली दिख रहा है उनको, और वहां पर वो आने वाले, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है कि वो जल्दी कांग्रेस की घोषणा कर सकते हैं कांग्रेस में आने की। और वो ज्यादा फिट बैठते भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खाने में, उनको ज्यादा चीजें समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि वो विचारधारा भी कांग्रेसी से रहे हैं, कांग्रेसी ही रहे हैं। लेकिन बात को मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से आपने पूछना शुरू किया। भाजपा जन आक्रोश रैली, संजीव जी की तो रैली है नहीं, भाजपा की रैली है। भाजपा कह रही है कि भाजपा की जन आक्रोश रैली है। जन आक्रोश किस चीज का? कांग्रेस के खिलाफ। एक गाड़ी के लाल रंग करके गांवों में निकल पड़े, गांवों में जाके पता चला भी कांग्रेस के प्रति कोई आक्रोश है ही नहीं। अच्छा, तो लोग क्यों आएंगे? संजीव जी के पास खूब मतलब क्या है, वोटर हैं, खूब समर्थक हैं, उसके बावजूद गांवों में वोटर नहीं आए, वो नहीं आ रहे सुनने के लिए जन आक्रोश रैली को। तो उसका कारण है पलटी मारना, क्या पता है कि नहीं, लेकिन ये कारण अवश्य है कि लोगों को बताना पड़ता है भी हम किस लिए एकत्रित हो रहे हैं। भले ही संजीव जी बहुत प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन आज हमें बुलाएंगे या आपको बुलाएंगे, कोई भी बुलाए तो वो हमें ये तो बताएगा भी हम इस कारण से इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम क्या है क्या, जैसे हमारे पास एक साथ 10 कार्ड आ गए शादियों के, तो हम देखेंगे कि भी कौन से जो कार्ड हैं जिनमें जाना ही पड़ेगा और कौन से ऐसे हैं जिनको मिस किया जा सकता है। तो जनता होली एक आक्रोश वाला मामला तो मिस करने वाला मामला है। थोड़े बद्दे लगेंगे, कोई मतलब इतने अच्छे अच्छे काम कांग्रेस की सरकार कर रही है और फिर हम वहां जाके मतलब क्या है कि झूठ बोले या झूठ सुने। आदमी झूठ सुनना पसंद नहीं करता मौलिक रूप से। बिल्कुल, कई बार झूठ का साथ अपने आदमी को कामयाब बनाने के लिए देना पड़ जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत का आदमी झूठ बोलना उतनी पसंद नहीं करता, राजस्थान का आदमी बिल्कुल नहीं करता। राजस्थान में यो भादरा है प्रधान, बिल्कुल पसंद नहीं करता यहाँ पे, तो इसलिए नहीं जा रहे लोग। तो अच्छा, तो आपको क्या लगता है, चलिए बैठकर बातचीत करते हैं। भादरा में बड़ा दिलचस्प हो चला है अब। बलवान पुनिया दावा करते हैं कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस उनके साथ रहेगी। हालांकि अब तक कुछ क्लियर नहीं है कि वो कांग्रेस की टिकट लेकर आएंगे या कांग्रेस के साथ समझौता कर लेंगे या अशोक गहलोत की चलती है तो वाकई में बलवान पुनिया इस वक्त बड़े दावेदार हैं, कांग्रेस की सीट ना, टिकट ना आने दे या समझौते में चले जाएं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन
खैर टिकट तो लगता है कि स्वाभाविक तौर पर मिल आएगी भी और आनी भी चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है, भादरा में कांग्रेस से संजीव बेनीवाल आते हैं या बलवान पुनिया आते हैं तो क्या रहेगा? देखिए, ये भविष्य के गर्भ में ये चीजें, हम आम कार्यकर्ता ही हैं, आम जनता से हमें थोड़ा सा ज्यादा पता होता है। टिकट के निर्णय जो होते हैं वो बड़े अलग तरीके से होते हैं, और ये पूर्णतया जो जयपुर में बैठे हुए हमारे नेतृत्व करता हैं वो निर्धारित करते हैं। बलवान चूंकि विधायक है और लगातार कांग्रेस का समर्थन करते चले आ रहे हैं 3-4 वर्षों से, तो उनकी हो सकता है वहाँ अशोक गहलोत जी से, सचिन पायलट जी से, गोविंद सिंह डोटासरा जी से बात होती हो। हालांकि उस बातचीत के आधार पर उन्होंने कभी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट अब तक जारी नहीं किया है, तो वो ज्यादा साफ कर पाएंगे उनकी मंशा क्या है। वो अपनी पार्टी का सिंबल छोड़ने के लिए तैयार हैं या वो अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो मुझे तय है, जैसे कि कहीं भी आज कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जहाँ एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा हो। बीजेपी को आप देखेंगे तो वहाँ वसुंधरा राजे हैं, सतीश जी पूनिया हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, और डॉक्टर साहब राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ जाकर एसपी सिंह जी 25 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो राजेंद्र सिंह राठौड़ भी है। उसी तरीके से हमारे कांग्रेस में अशोक गहलोत साहब हैं, सचिन पायलट साहब हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं। तो कई लोगों को लेकर मिलकर निर्णय करना होता है, तो वो आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति इस बात पर सहमत हों कि भाई अगर भादरा में कांग्रेस की टिकट नहीं आती है तो उसका कोई कारण तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कारण ये देंगे कि ये कोई कारण हुआ कि वहां के बड़े नेता मतलब क्या है, क्या जो थे आज तक कांग्रेस में बैठे थे वो बीजेपी में चले गए इसलिए हम वहां टिकट नहीं दे रहे। साफ तौर पर ही सचिन पायलट साहब ये कह देंगे तो युवाओं को अवसर दो, वहाँ बिल्कुल नए लोगों को मौका दो। आपने दिग्गजों को देखे कब जिता ली, आखिरी बार 98 में जीती है कांग्रेस भादरा में, तो आपने दिग्गज से दिग्गज लोगों को टिकट दे के देख ली, तो आप किसी युवा को दे दो। तो ये तो कोई कारण नहीं हुआ। और कारण अगर पार्टी का मूड हुआ तो पार्टी कारण खुद बना लेगी। तो ये चीजें तो जयपुर के लेवल की चीजें हैं, जिसमें मैं तो किन्हीं लोगों को तो बड़बोलापन होता है, बड़ी आदतें होती हैं कि हम पार्टी के बारे में सब जानते हैं। मैं तो देखो मंदरूप जी स्पष्ट बता देता हूँ कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। चलिए एक बात बताएं, जयदीप जी अब चले ये बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जयदीप जी डुड्डी परिवार या डॉक्टर एसपी सिंह भड़िया परिवार या संजीव बेनीवाल जी या बलवान पुनिया जी, इन चारों में से कौन कांग्रेस के लिए बेहतर विकल्प हो सकता था? अभी हालांकि खैर इस पोजीशन में नहीं कह सकते कि ये शायद ये चारों ही ना आए एक विकल्प के तौर पर, लेकिन हो सकता है कि 4 में से 2 चले आए। आपको क्या लगता है पर्सनली कि कौन बेहतर विकल्प हो सकता है कांग्रेस और भादरा के लिए खास तौर पर, ताकि 2023 में कांग्रेस यहाँ से जीते? देखिए, इन दोनों में से तो बलवान पुनिया विचारधारा के हिसाब से कांग्रेस के ज्यादा नजदीक है, लेकिन चूंकि संजीव जी के बारे में भी आपने इसी साक्षात्कार में चर्चा करते हुए हमने बात की है कि उनकी भी विचारधारा कोई बहुत ज्यादा भाजपाई नहीं हो पाई है 10 साल बीजेपी में रहने के बाद में भी। बिल्कुल। तो विचारधारा के स्तर पर तो दोनों ही समान है, लेकिन संजीव जी का तो अभी कोई अंदेशा तक ही नहीं है कांग्रेस में आने का या बीजेपी को छोड़ने का, क्योंकि वो अब तक अपनी बीजेपी की टिकट सुनिश्चित मान के चलते हैं, जिसका उनके पास आधार ये है कि बीजेपी ने जो सर्वे कराए थे तब तक ये लोग बीजेपी में आए नहीं हुए थे, जिन आज 2-3 नामों की आप बात कर रहे हैं। और अब इस साल में कोई और सर्वे पार्टी करवाए ना करवाए वो बाद की बात है, वैसे करवाएगी। लास्ट साल में हमेशा ही सर्वे होता है, उसमें संजीव जी की ग्राउंड रिपोर्ट्स बहुत मजबूत गई है। संजीव जी ने भले ही हमारी विपक्षी पार्टी में है, लेकिन बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको अच्छे तरीके से आयोजित करवाया है, अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो वो अपनी टिकट अब तक सुनिश्चित मान के चलते हैं। तो कांग्रेस में वो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे, अभी तक तो उनके पास कोई कारण नहीं है। न उनके कार्यकर्ता तो बिल्कुल सांकड़ इस बात की खा रहे हैं कि टिकट हमारे आदमी को हर हालत में मिलनी ही मिलनी चाहिए। और आप चूंकि पत्रकार हैं तो आपके पास कुछ अतिरिक्त सूचनाएं रहती हैं आमजन से, हमें ये पता भी चला कि हनुमानगढ़ में बीजेपी शायद 500 की 500 टिकट ही नए व्यक्तियों को दे दे, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि हम ये दावा नहीं करते पूर्णतः, लेकिन संजीव जी भी चूंकि पिछला चुनाव हारे भी हैं और 20,000 प्लस मार्जिन से भी आ रहे हैं, और
उनके खिलाफ एक प्रकार से यहाँ की भारतीय जनता युवा मोर्चा कहें तो वो विंग उनके खिलाफ खड़ी रहती है। प्योर वो आरएसएस कैडर से नहीं आते, आरएसएस के लोग भी उनके खिलाफ खड़े रहते हैं। हालांकि उनका बहुत बड़ा एक प्रकार से कैडर है, फिर भी 2-3 चीजें उनके खिलाफ भी जाती है। पिछली हार 20,000 प्लस वोटों से हार, आरएसएस और भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके साथ न होना, गांधी प्रकरण कहें या उपचुनाव हुए हैं भादरा में जितने भी नगर पालिका के या पंचायत समिति के, उनमें हार, ये चीजें उनके खिलाफ भी जाती है। एक प्रकार से ये चीजें भी मायने रखती है। मायने तो देखिए हर चीज रखती है। जो सबसे ज्यादा दमदार बात आपने कही है वो यही कही है कि बीजेपी इस मॉड्यूल पर काम कर रही है फिलहाल कि वो जिले की 500 सीटें बदलने की फिराक में है, और उसमें से एक सीट जो है वो संभवतः वो जेजेपी को देने जा रही है। तो उस पर दिग्विजय चौटाला के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। हमारे यहाँ कम है, हरियाणा में ये चर्चाएं ज्यादा हैं। हाँ, नौर होगी वो सीट अगर होगी तो हरियाणा में ये चर्चाएं ज्यादा रहती हैं। हरियाणा से आने वाले लोग बताते हैं, क्योंकि चौटाला साहब चाहे किसी भी पार्टी में हो, हमारे क्षेत्र के लोगों का वहाँ आना जाना है, तो वहाँ पर सुनी गई बातों के आधार पर वो ये बातें बताते हैं और काफी सुनने में आती हैं। और 500 सीटें अगर बदलती है तो फिर भी संजीव जी अकेले कैसे ये कहेंगे भी मेरी एक की बचा दो आप और बाकी सबकी काट दो, भी ऐसी चीजें हो नहीं पाती। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो चर्चाएं होती हैं उनमें और वास्तव में जो होना होता है उनमें काफी अंतर होता है। तो वो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी को निर्णय करना है, बीजेपी पार्टी निर्णय ले लेगी। उसके बाद में भी संजीव जी के लिए तमाम प्रकार के विकल्प खुले रहेंगे। भी कांग्रेस की टिकट भी ये नहीं है कि कोई आप देखेंगे सीकर रोड पर ही पड़ी है, सब शक्ति मार्ग के सामने जो वहां गए संजीव जी उठा लाए, बोले लो भी बीजेपी की कट गई है और ये दो मेरे को, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो ये सब चीजें भविष्य के गर्भ में है, कैसे क्या घड़ बैठेगी कोई बात वो तो टाइम बताएगा। हाँ, 4 साल में किस प्रकार से देखते हैं भादरा में विकास कार्यों को? आप खासे करीब रहे हैं गहलोत जी के, बलवान पूनिया जी, ऐसे में काम भी खूब सारे हुए हैं और गिनाने का अवसर भी है कांग्रेस के पास। क्या आप मानते हैं कि 4 साल में जिस प्रकार से कार्य होने चाहिए थे वो हुए हैं सब? देखिए ये कांग्रेस है, ये भेदभाव नहीं करती, और बलवान तो वैसे भी हमारे साथ ही समझो आप, कांग्रेस के साथ ही थे हमारे विधायक। धर्मेंद्र मोची रावसर पीलीबंगा विधायक है, वहां 2 ऐसी चीजें दे दी हैं जो अमित चचान को भी नहीं मिली। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस की शैली रही है कि संबंधित क्षेत्र की जनता का कोई कसूर नहीं होता है, कोई भी भाग जो है वो विकास से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो उस आधार पर भादरा क्षेत्र में खूब काम हुए हैं। अच्छा, कुछ एक चीजें जो है वो आम राजनीतिज्ञ नहीं सोच सकता था, बलवान पूनिया ही सोच सकता था, क्योंकि वो छात्र राजनीति से आया था, या मैं मतलब अगर छात्र राजनीति मैंने लंबे समय से की है, तो हमें कई चीजों की आवश्यकता महसूस होती है। और उनके बारे में क्या होता है कि वो बच्चों की टाबर टोली की चीजें मान के उनका कोई जिक्र नहीं करना चाहता। बिल्कुल। जैसे कृषि कॉलेज है, कृषि कॉलेज क्यों दिमाग में आएगा किसी के, जबकि हमारे जयदीप जी डूडी BSc हैं। बिल्कुल। हाँ, तो और संसदीय सचिव भी, और वो भी बलवान से पहले अगर ढंग से किसी की चल रही थी तो जयदीप जी की चल रही थी। तो जयदीप जी ने भी काम बहुत कराया। देखो ये बात माननी पड़ेगी, जयदीप डूडी के समय में भी, वो चाहे आप कांग्रेस ने मान लो चाहे जयदीप, किसी के तो नाम लगना ही होता है जो काम होता है। हमारे भादरा के अंदर 25,000 से ज्यादा सामाजिक कल्याण योजनाओं की पेंशन बंदी हुई थी, जो पीछे बीजेपी की सरकार में घट के और 4-4.5 रह गई। अब फिर से बढ़ी है वो लोगों के कणक में, और नाम जुड़वाए हैं लगातार पर्सनल बेसिस पर जा जाके। मतलब क्या है कि कांग्रेस के लोग गए हो, चाहे विधायक जी की ओर से कोई गया हो, वो वापस वो सिस्टम बढ़ा है। तो जयदीप जी ने भी काम खूब कराया। लेकिन यही बात कि कॉलेज स्कूल ये तो टाबर टोली के जिक्र है, जैसे सरकारी योजनाओं में कोई खुल जाए तो किसी को आपत्ति नहीं, और नहीं तो कोई पर्सनल जोर दे नहीं रहा। तो ये कृषि कॉलेज वाला मैटर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उसके अलावा जो विकास हुआ है वो औसत से तो ठीक मान सकते हैं। औसतन कुछ ना कुछ विकास तो 5 सालों में हो ही जाते हैं। जहाँ धरती आज खड़ी है वहाँ 5 साल नहीं बाद नहीं खड़ी रहेगी, चाहे किसी पार्टी का सरकार हो। तो विकास औसत से ठीक हुआ है। चलिए, आप पढ़े लिखे हैं, युवा है, और कई लोग जिक्र भी करते हैं कि एडवोकेट रविंद्र मोटसरा जैसा समर्पित कार्यकर्ता हर किसी पार्टी के पास नहीं है। हालांकि आपकी व्यक्तिगत कई सारी मजबूरियां होंगी, लेकिन विधानसभा चुनाव का आप भी एक प्रकार से सोचते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूं। क्या रणनीति है आगे की, भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कार्यकर्ता? देखो मंदरू जी, मैंने राजनीति शुरू तो यही सोच के की थी कि विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो मेरा जी बहुत करता है और बड़ा मन भी रहता है, मेरा भी रहता है।
अब तो क्या है कि जैसे आना जाना भी थोड़ा थोड़ा घटा दिया। पहले जब खूब सक्रिय रहते थे, खूब गाँव में जाते थे, तो लोग कहते भी थे कि इस बार अपने को चाहे कोई टिकट लेके चुनाव लड़ना पड़ जाए, चुनाव अपने लड़ेंगे। तो मन तो करता है, लेकिन सभी चीजें मन करने से नहीं होती। बाकी कांग्रेस के साथ रहेंगे। कांग्रेस के साथ कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? कार्यकर्ताओं साथ रहो भाई, अलग अलग बिखर जाओगे तो क्या बंटेगा, बंट तो वैसे ही नहीं रहा। तो संगठित तो रहो, कम से कम एक साथ तो रहो। 2023 में सचिन पायलट जी भी बार बार कह रहे हैं, गहलोत जी भी बार बार कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और हम ये पैटर्न चेंज करेंगे कि इस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस जो होता है वो इस बार हम कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे। माहौल भी है और जनता के बीच आपकी कई चिरंजीवी योजना का जिक्र करें, इंग्लिश मीडियम स्कूल की जिक्र करें, जिस प्रकार से शिक्षा जगत में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं या और भी कई सारी स्कीम्स हैं, उससे लोग प्रभावित भी हैं। क्या लगता है कि 2023 में इस बार गहलोत पायलट इकट्ठे रहकर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस वापस आ सकती है सत्ता में? देखिए, ये एक आम चर्चा है कि पायलट साहब और गहलोत साहब अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं है। बीजेपी वहां बिल्कुल फ्री माइंड होके बैठी है। उनको तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों की एंटी इनकम्बेंसी है और इसीलिए तो 5-5 सीटें एक एक जिले की बदलने की बात कर रही है बीजेपी। उनको लगता है हमारी सीटें तो पिछली बार की तरह से 130-35 आने, 150 तक भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम 20 से 25 सीटों पर रिस्क लेने की पोजीशन में है, जबकि है धरती पर बिल्कुल इसके उल्ट। कहीं कांग्रेस के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कहीं कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़े आंदोलन नहीं हुए। आंदोलन जो है, ज्यादातर आंदोलनों की कमान जो संभालते हैं वो युवा संभालते हैं। युवा बिल्कुल कांग्रेस से संतुष्ट हैं। इस हद तक भर्तियां निकली हैं और 46,500 की भर्ती अब निकल रही है और उससे पहले लेक्चरर्स की भर्ती हो चुकी है। इसी 18 तारीख से सेकंड ग्रेड की भर्तियां शुरू हो रही हैं। उसके अलावा रोजाना फेसबुक चलाइए, आपको कोई ना कोई लड़का कुछ ना कुछ लगा हुआ मिलेगा, बोले हमारे भाई का, छोटे भाई का ग्राम विकास अधिकारी में फाइनल चयन होने पर बधाई, हमारे छोटे भाई का पटवारी लगने पर हार्दिक बधाई, वन रक्षक ये नाम ही नहीं जानते बीजेपी वाले भी। वन रक्षक क्या काम करते हैं ये हमने बताया इनको भी, वन रक्षक भी होते हैं तो वन विभाग में काम करते हैं। तो हमने ऐसी ऐसी पोस्ट निकाली है और लोगों को लगाया है। युवा वर्ग बिल्कुल अपनी पढ़ाई कर रहा है, सरकारी नीतियों से संतुष्ट है, लाभ ले रहा है और परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। और कांग्रेस सरकार आई तो आगे भी नियमित भर्तियां निकलती रहेंगी। एक चीज और, ओपीएस का मुद्दा छूट गया। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार आ गई, छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू हो गया, आपके यहाँ राजस्थान में आपने लागू कर दिया, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ओपीएस के मुद्दे को उछाला और ओपीएस लागू भी कर दिया। अब तो ये ओपीएस का मुद्दा क्या अब केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित करेगा? 2024 के लोकसभा के आम चुनाव उसको भी प्रभावित करेगा? और क्या ओपीएस का फायदा राजस्थान में, राजस्थान की 2023 के चुनाव में कांग्रेस सरकार को मिल सकता है? देखिए, हिमाचल चुनाव में तो हमें ओपीएस का फायदा न मिल करके एक विशेष फैक्टर का मतलब लाभ मिला है। वो फैक्टर मैंने जानने की कोशिश की तो बार बार जैसे लोगों से मैंने चर्चा की तो सामने ये आया कि वहां बीजेपी के चुनाव हारने की ये वजह नहीं है कि कांग्रेस आकर के ओपीएस लागू करेगी या नई भर्तियां निकालेगी। दरअसल में हुआ क्या, वहां बीजेपी अपनी योजना जो चुनाव जीतने के लिए वो अक्सर लागू करती है कि ज्यादा संख्या में जो लोग हैं उनको बताती है कि आपको थोड़ी संख्या में जो लोग हैं उनसे डरने की आवश्यकता है। वहां वो थोड़ी संख्या वालों की आबादी ना के बराबर है तो वो किसी को किसी से डरा नहीं पाए, इसलिए लोगों ने वहां मुद्दों पर वोटिंग की। हाँ, वो नहीं कर पाए वो वहां पर, तो इस वजह से वहां कांग्रेस की जीत हुई है। फिर तो जनता ने मुद्दों पर वोट दे दिए, वो वाली बात तो रही नहीं, तो इसलिए हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई है। और ओपीएस को राजनीतिक मुद्दा बनाने की बजाय यह स्वीकार करने की आवश्यकता है, विनम्रता भी एक चीज होती है, राजनीतिक सुचिता भी एक चीज होती है। भी आप ये कह करके आ सकते हैं कि 1992 के समय देश आर्थिक संकट में था, उस आर्थिक संकट से किसी न किसी तरीके से हमने निकाला इसको। तत्कालीन गवर्नर जो थे मनमोहन सिंह, उन्होंने निकाला। 1998-99 तक आते आते स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं सुधरी थी, हालांकि सुधार शुरू हो गए थे, हम दिवालिया होने से बच गए थे। तो उस टाइम हमने ओपीएस हटाया था। आज हम पूरी उदारता के साथ, आज तो ये कह ही रहे हैं देश तो विश्व गुरु बनने ही जा रहा है, देश के पास कमी तो कोई है ही नहीं। फिर क्यों मतलब क्या है आप मुंह लुकोते जा रहे हो? जो मतलब क्या है इस तरीके की मांग है उनसे अब कर दो ना उदारता के साथ ओपीएस लागू पूरे देश में, एक बार सरकार और बनेगी आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आपका भी धन्यवाद। चलिए, रविंद्र मोटसरा से हम चर्चा कर रहे थे, तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। हिमाचल प्रदेश चुनाव, गुजरात चुनाव, इसके अलावा राजस्थान के उपचुनाव हुए
ओपीएस एक बड़ा मुद्दा जो दिखा इन चुनाव में, और आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा दिखेगा, और लोग अब शायद मुद्दे पर वोटिंग करना शुरू कर चुके हैं। जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी, जो जाति पाति की, धर्म की राजनीति थी, उसको दरकिनार भी किया है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले जो त्रिपुरा के चुनाव है, उसके बाद 2023 में 3 बड़े राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के चुनाव है, उसमें क्या कुछ रहता है। और भादरा में भी जनता मुद्दों की राजनीति को समझ रही है। विकास के नाम पर एक प्रकार से लोग साथ दिखते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने और माकपा के विधायक बलवान पुनिया की जुगलबंदी ने यहाँ पर काफी सारे विकास कार्य करवाए हैं। इसीलिए नेताओं की अदला बदली आप बड़ी जोर तरीके से देख रहे हैं भादरा में। कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ आने की भी कोशिश कर रहा है। और आप याद रखिए, वसुंधरा राजे, संजीव बेनीवाल, अशोक गहलोत, इन चीजों को, इन नामों को आप ध्यान से देखना। ये चीजें अल्टा पलटी हो सकती है भविष्य 2023 के तक, और बहुत सारी चीजें परिवर्तन होगी। और जैसे जैसे कोई बड़े परिवर्तन इन चुनाव को लेकर, हम एक प्रकार से जरूर कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर हैं एडवोकेट रविंद्र मोटसरा, लेकिन हर चीज को बड़ी सच्चाई से स्वीकार करते हैं। बीजेपी अगर इनको कहीं पर मजबूत दिखती है तो ये स्वीकार करते हैं कि इस मामले के कारण मजबूत है। ये एक ना सिर्फ एक राजनीतिक प्रवक्ता है, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक है हर चीजों की। हम इनसे जरूर समय समय पर आपसे रूबरू कराएंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना